साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में कल बात हुई थी जैन और बौद्ध तीर्थ आसई की। बेर बेर काशी एक बेर आसई। अब मोहम्मद गोरी ने जैन तीर्थ आसई को ध्वस्त कर दिया। कई बार बसा गांव क्षेत्र की में ग्रामीण आबादी आई और फिर कालांतर में बदलती रही, चलती रही, तो कई परतें हो गई और उन परतों में आज भी जैन और बौद्ध मूर्तियाँ मिलती हैं। और हमने बताया था कि किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने मूंज और आशा नगरी आसई को ध्वस्त किया। ये दो नगरों की बात हो गई, आशा नगरी और मूंज की। चक्र नगर, चक्रा नगरी, चक्रांका नगरी, दो रूपों में हमने वहाँ पर चर्चा की। अब एक महत्वपूर्ण नगर की बात जिसकी जब चर्चा करेंगे तो पूरे देश का इतिहास घूम जाएगा, क्योंकि उस क्रम में बड़ी विचित्रता है। और वह नगर है पंचनद संगम स्थित भरेह। भरेह राज्य की बात करेंगे, क्योंकि वह अपने आप में महत्वपूर्ण नगर है। और जिस तरह आसई में भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास प्रवास किया, उसी प्रकार भरेह में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रवास किया, चातुर्मास प्रवास किया। और इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस के लंका कांड की रचना की। पहले ही हमने कहा कि जलमार्ग प्रमुख था यमुना का, और प्रत्येक निश्चित स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ, यूँ कहें कि आज के समय में सिग्नल हुआ करते थे। जब अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को बुलाया, कहीं चमत्कारों की बात आती कि चमत्कार दिखाओ, कहीं आता है कि हमारे प्रश्रय में रह करके आप काव्य साधना करें, कुछ भी है। बहरहाल वहाँ हनुमत चिंतन, कहीं हनुमान चालीसा की रचना की बात आती है। और फिर वानरों का जो प्रकोप हुआ राजमहल में, अकबर के राजमहल में दिखाई दिया, तो वहाँ से जल मार्ग से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय आषाढ़ का महीना था और यहाँ आते आते जैसे ही यहाँ धौम ऋषि के पश्चिम दक्षिण वो उत्तरामुख से पूर्वामुख हुए, नौका जैसे ही हुई, देवशयनी एकादशी आ गई। और वहाँ भरे तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से चातुर्मास प्रवास प्रारंभ हो गया। और वहीं उन्होंने नौका को किनारे लगाया और वहाँ भगवंतराव का शासन था, महाराजा भगवंतराव। भरेह में प्रवास किया गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे 4 महीने।
देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक। इस दौरान उन्होंने लंका कांड लिखा। फिर महाराजा भगवंतराव ने निवेदन किया कि आप यहाँ रहें। वही जैसे अकबर ने कहा होगा, यहाँ भगवंतराव ने निवेदन किया आप यहाँ रहें। उन्होंने कहा नहीं, हमें चित्रकूट और अयोध्या विशेष रूप से। लेकिन आपके अनुरोध का अनुपालन करते हुए मैं एक विद्वान को आपके प्रश्रय में प्रेषित करने का वचन देता हूँ, यानी एक अच्छे विद्वान, हमसे ज़्यादा विद्वान गोस्वामी तुलसीदास ने वचन दे दिया। अब कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के परामर्श से पंडित नीलकंठ भट्ट को भगवंतराव ससम्मान लाए और वह उनके प्रश्रय में रहे। तुलसीदास के, फिर देखें, तुलसीदास के परामर्श से पंडित नीलकंठ भट्ट ने भरेह राजवंश यानी राजा भगवंतराव के प्रश्रय में रहकर लेखन जारी रखा और उन्होंने ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम भगवंत भास्कर है। भगवंत भास्कर को तलाशने के लिए मैं बनारस वाराणसी में जाकर के जब चौखंबा प्रशासन प्रकाशन से परामर्श किया कि हमें भगवंत भास्कर अगर मिल जाए अर्थ सहित हो तो ज़्यादा सुविधाजनक है, ज्योतिष ग्रंथ है। तो पता लगा कि वह मूल प्रति भी अब है, लेकिन वो सहजता में उपलब्ध होना संभव नहीं है, यानी नहीं। और भगवंत भास्कर में प्रारंभ में इस भरेह नगरी और भगवंतराव का परिचय देते हुए पंडित नीलकंठ भट्ट ने लिखा, चरमणवती तरणी जाशुव संगमस्य सानिश्यभाजी कृतशालिनी मध्यदेशे ख्याता भरेव नगरी किल तत्र राजा राजीवलोचन रतो भगवंत देवा। यानी जहाँ चंबल, चरमणवती चंबल, तरणी तरणीजा यमुना का शुभ संगम है, शुभ संगम है, ऐसी महत्वपूर्ण जो स्थल है वह भरेह नगरी, जहाँ के राजा भगवंत देव राजीव लोचन रतो भगवंत देव। और पंडित नीलकंठ भट्ट ने जिन मयूखों की रचना की और उन मयूखों में व्यवहार मयूख प्रमुख है। और व्यवहार मयूख को द हिंदू पर्सनल लॉ में कोड किया जाता है कई राज्यों में, यानी व्यवहार मयूख एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये 11 मयूख यहाँ लिखे गए और ज्योतिष का अद्वितीय ग्रंथ भगवंत भास्कर
पंडित नीलकंठ भट्ट। अब ये भट्ट की बात आती है, बाण भट्ट की बात कही थी ना भट्ट, तो ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब ये भगवंत राव, भगवंत देव जिनकी बात कही, पंडित नीलकंठ भट्ट ने, वो किस वंश के हैं? अब उनका जो वंश का, राजवंश का क्रम है, वो बड़ा अटपटा है। अटपटा क्यों? क्योंकि इस राजवंश को समझने के लिए आपको पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे भारतवर्ष के इतिहास को टच करते हुए चलना पड़ेगा। हम आंध्र प्रदेश तक की बात कहेंगे, तब हम भाई के राजा भगवंत राव के, ये सेंगर परिवार है, सेंगर राजवंश है। फिर समझें कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास को टच करते हुए चलेगा, तब भरे का राजवंश प्रकट होगा, यानी स्पष्ट होकर परिभाषित होगा। देखें, पंडित नीलकंठ भट्ट क्या लिखते हैं, और ये पूरे इसमें 11 श्लोक हैं, और कुछ श्लोकों का वाचन करें और उसके बाद सीधे सीधे हम उस क्रम पर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे समझें कि जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, तो सारे अवतार और विभिन्न लीलाएं वगैरह सारी कुछ समाहित होती चली जाती हैं। उसी तरह से भरे के राजवंश का वर्णन का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष, फिर बार बार कह रहा हूँ, उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक का और ऊपर से दक्षिण तक का पूरा। कैसे? देखें, पहले हमने जो श्लोक कहा ना, वो केवल चरमण रति तरणिजा शुभ संगमस्य सानिस्य भाजी कृतशालिनी मध्य देशे ख्याता भरेह नगरी किले तत्र राजा राजीव लोचन रतो भगवंत देवा। अब यहाँ क्या हुआ? अब पूरे राजवंश का वर्णन। जगे पितामहतनो खलु कश्यपोय तस्माज्जायत मुनिस्तु विभाण्डकाख्या स्तमपुत्रिणां सुरगुरुपं पुरमरूपदृश्यशृङ्गस्तस्यान्वयेऽप्यजनिसङ्गे वराभिधाघाना तस्मिन् वंशे महते वितते सङ्गराख्यैर्नृपाणां राजा कर्णः समजिति जने यथा सागरे शीतरश्मिन् कीर्त्यास्य प्रविथित तस्या श्रोतजाते विपूर्णे कर्णस्यापि विवत् कथानावकाशं लभन्ते। पूरा राजवंश का वर्णन कहाँ से? अब देखें, बड़े ध्यान से देखें और यूँ कहें कि क्या है भरे का इतिहास, कैसे राजवंश कहाँ से चला, कैसे चला, कहाँ कहाँ उसका लगाव है। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप हैं, और जिनके पुत्र विभांडक मुनि हुए, और ऋषि श्रृंगी ऋषि, जिनसे श्रृंग ऋषि से
सेंगर वंश चला। श्रृंग का तद्भव सेंग हुआ, सेंगर हुआ, और विभांडक मुनि के पुत्र थे। ऋषि श्रृंग। अब देखें, थोड़ा घूमेंगे तो महाराज अंग जो कश्यप की 20वीं और नहुस की 16वीं पीढ़ी में थे। महाराज अंग अब अंग श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज अंग और जिनके पुत्र हुए बैन, और फिर बैन के मंथन से पृथु का अवतार हुआ। अद्भुत है ना, असहज है ना। तो आज हम इसे भरे को समझने के लिए कई एपिसोड में गुजरना पड़ेगा। तो याद रहना कि महाराजा अंग कौन है? ऋषि कश्यप की 22वीं और सम्राट नहुस की 16वीं पीढ़ी में थे। और अंग, महाराज अंग देश के राजा थे। अब देखिए, नाम ही अंग है और देश भी अंग है। अब इन अंग की बात पर हम विराम देते हैं और आगे थोड़े अगले एपिसोड में आगे की बात कहेंगे। अभी भरे पर चल रहा है ना, ये ध्यान रखें। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इटावा पर बात करते रहेंगे।